हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के शानदार डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट में। आज डेट है अप्रैल 9, 2026। मैं हूँ जिया, आपकी होस्ट और स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स एक्सपर्ट। और मैं हूँ विराट, आपका को होस्ट और स्कोर क्लेवर का ही करंट अफेयर्स एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि इस पॉडकास्ट में हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो स्कोर क्लेवर के डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से लिया गया है। ये पीडीएफ इतना कंसाइज है कि इसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन होती है जो एग्जाम के लिए जरूरी है, फालतू का कोई कचरा नहीं। सही कहा, और रिजल्ट्स तो खुद बोलते हैं। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर ने टोटल क्वेश्चंस में से करीब 80% क्वेश्चंस कवर किए हैं। जो क्वेश्चंस दूसरे बड़े सोर्सेज मिस कर देते हैं, वो भी हमारे पीडीएफ से आते हैं। एग्जैक्टली। अभी हाल ही में जो SBI PO 2025 का एग्जाम हुआ था ना, उसमें स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड से 4 क्वेश्चन ज्यादा कवर किए थे। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स रोज न्यूज़पेपर्स एनालाइज करते हैं और कंटेंट को दूसरे सोर्सेज के मुकाबले 5 गुना छोटा रखते हैं, फिर भी परफॉर्मेंस टॉप क्लास होती है। तो अगर आप भी अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो ये पीडीएफ स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। तो सबसे पहले न्यूज आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने वहां 2 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यानी HEPs को अप्रूवल दे दिया है। हाँ, और इसमें पहला है कमला HEP। ये कमले, क्राडाडी और कुरुमकुमे डिस्ट्रिक्ट्स में बनेगा। इसके लिए 26,069.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुआ है। इसकी कैपेसिटी 1720 मेगावाट्स होगी। इसमें 210 मेगावाट्स की 8 यूनिट्स और 40 मेगावाट्स की 1 यूनिट होगी। और पता है, इससे हर साल 6,870 MU एनर्जी जनरेट होगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 96 महीने यानी 8 साल का टाइम लगेगा। फिसल 8 साल, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और दूसरा प्रोजेक्ट है कलाई 2 HEP, जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में लोहित रिवर पर बनेगा। इसका बजट है 14,158.8 करोड़ रुपए। बिल्कुल, और इसकी कैपेसिटी होगी 1200 मेगावाट्स, जिसमें 190 मेगावाट्स की 6 यूनिट्स और 60 मेगावाट्स की 1 यूनिट शामिल है। इससे हर साल 4,852.95 MU एनर्जी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम 78 महीने यानी 6.5 साल रखा गया है। चलिए अब चलते हैं गुजरात। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात विजिट किया और वहां 20,000 करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है केन्स सेमीकॉन OSAT फैसिलिटी, जो सनंद GIDC में बनी है। इसकी कॉस्ट 3,300 करोड़ रुपीस है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स OSAT का मतलब नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि इसका फुल फॉर्म आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट होता है। आसान भाषा में यहाँ माइक्रोचिप्स की असेंबली और टेस्टिंग का काम होता है। सही समझाया। और आपको बता दें कि माइक्रॉन के बाद ये इंडिया का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है जहां कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। इसी विजिट के दौरान महावीर जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। इस म्यूजियम में 7 गैलरीज हैं जहां 2000 से ज्यादा रेयर जैन आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 5,100 करोड़ रुपीस की लागत से बने अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी DOT ने सिम बाइंडिंग मैंडेट को लागू करने की डेडलाइन बढ़ाकर दिसंबर 31, 2026 कर दी है। ये सिम बाइंडिंग क्या होता है, जरा हमारे लिसनर्स को आसान भाषा में समझाओ। देखो, सिम बाइंडिंग एक सिक्योरिटी फीचर है। जब आप कोई बैंकिंग ऐप यूज करते हैं तो वो ऐप चेक करता है कि जो मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है उसी नंबर का सिम आपके फोन में लगा है या नहीं। इससे फ्रॉड रुकता है। ओह, समझ गया। पर ये डेडलाइन बढ़ाई क्यों गई? क्योंकि इंडस्ट्री की तरफ से काफी पुशबैक आ रहा था। iOS और एंड्रॉयड इकोसिस्टम्स में डीप सिस्टम लेवल इंटीग्रेशन करने में काफी टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे थे। अच्छा, एक और बात, DOT ने अपने नवंबर 2025 वाले ओरिजिनल डायरेक्टिव से कुछ सख्त रूल्स भी हटा दिए हैं। जैसे वेब और डेस्कटॉप वर्जन्स को हर 6 घंटे में ऑटोमेटिकली लॉग आउट करने का जो रूल था, वो अब हटा दिया गया है।
ये तो यूजर्स के लिए काफी रिलैक्सिंग है ना? चलिए अब फार्मर्स से जुड़ी एक अच्छी खबर देखते हैं। यूनियन कैबिनेट ने खरीफ सीजन 2026 के लिए फॉस्फैटिक एंड पोटैशिक फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी अप्रूव कर दी है। ये खरीफ सीजन 2026 अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक चलेगा और इसके लिए टेंटेटिव बजट 41,533.81 करोड़ रुपीस रखा गया है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो खरीफ सीजन 2025 के लिए 37,216.15 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए थे। मतलब इस बार 4,317 करोड़ रुपीस का इंक्रीज हुआ है। और ये भी याद रखना कि गवर्नमेंट 28 ग्रेड्स के पीएनके फर्टिलाइजर्स, जिसमें डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट भी शामिल है, फार्मर्स को सब्सिडाइज प्राइसेस पर प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। अब आते हैं टीवी देखने वालों की न्यूज़ पर। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नई टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी, जिसे टीआरपी 2026 कहा जा रहा है, नोटिफाई कर दी है। इसने पुरानी 2014 गाइडलाइंस को रिप्लेस कर दिया है। इस नई पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव ये है कि अब लैंडिंग पेजेस से आने वाली व्यूअरशिप को मेजरमेंट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लैंडिंग पेज मतलब जब आप टीवी ऑन करते हैं और जो पहला चैनल अपने आप खुलता है, उसे अकाउंट में नहीं लिया जाएगा। सही कहा। और पॉलिसी ये भी मैंडेट करती है कि टीवी रेटिंग एजेंसी के बोर्ड में कम से कम 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। इन डायरेक्टर्स का किसी भी ब्रॉडकास्टर या एडवर्टाइजर से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रोकने के लिए ये डायरेक्टर्स कोई कंसल्टेंसी रोल भी नहीं ले सकते। इसके अलावा टीवी रेटिंग एजेंसी रजिस्टर करने के लिए जो मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट पहले 20 करोड़ रुपीस थी, उसे घटाकर 5 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। और इन एजेंसीज को अगले 18 महीनों के अंदर अपने ऑपरेशंस को 80,000 मीटर्ड होम्स तक स्केल अप करना होगा। जो पुरानी एजेंसीज हैं, उन्हें सिर्फ 6 महीने का टाइम मिला है। इनका लॉन्ग टर्म गोल 1.2 लाख होम्स तक पहुंचना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही काम की बात, क्या आप भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं? एग्जाम्स के टाइम पर रिवीजन का प्रेशर अलग से परेशान करता है ना? बिल्कुल। इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है स्कोर क्लेवर ऐप, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की गई है। हाँ, ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई चीज पढ़ी हुई कब भूलने वाले हैं, और ठीक उसी टाइम ये आपसे वो चीज रिवाइज करवा देता है। इसका मतलब ये है कि जो आपने एक बार याद कर लिया, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। और सबसे अच्छी बात, एग्जाम से पहले वो मैनुअल रिवीजन का टेंशन एकदम खत्म। तो आज ही प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। इस पॉडकास्ट को बनाने में हमारी टीम की बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वापस आते हैं न्यूज पर। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और इंडियन गैस एक्सचेंज यानी IGX ने मिलकर एक पार्टनरशिप की है। हाँ, इन्होंने इंडिया का पहला डोमेस्टिकली बेंचमार्क नेचुरल गैस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किया है। सेबी ने भी इन इंडियन नेचुरल गैस फ्यूचर्स की लॉन्चिंग को अप्रूवल दे दिया है। ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स और हेजिंग क्या होता है, थोड़ा सिंपल वे में बताओगे? देखो, मान लो आप कोई बिजनेस करते हो जहां नेचुरल गैस की ज़रूरत होती है। गैस के प्राइस कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। हेजिंग एक तरह का इंश्योरेंस है, जिससे आप फ्यूचर के लिए एक फिक्स प्राइस लॉक कर लेते हो ताकि प्राइस वॉलेटिलिटी से बच सको। ओहो, और ये डोमेस्टिकली बेंचमार्क्ड का मतलब है कि अब हमें इंटरनेशनल बेंचमार्क्स जैसे US के हेनरी हब या यूरोप के TTF पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अब हम मेड इन इंडिया प्राइस सिग्नल यूज करेंगे। बिल्कुल। और चूंकि NSE न्यूज़ में है, तो इसकी स्टैटिक इन्फो भी रिवाइज कर लेते हैं। NSE के चेयरमैन है श्रीनिवास इंजेटी, MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और ये 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था। इकोनॉमी से एक और खबर है। अमेरिकन रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने अपनी लेटेस्ट क्रेडिट ओपिनियन रिपोर्ट ऑन इंडिया रिलीज की है। इसमें इन्होंने इंडिया के FY27 के GDP ग्रोथ फोकास्ट को 80 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया है। पहले इनका एस्टिमेट 6.8% था, जो अब घटाकर 6% कर दिया गया है। स्टूडेंट्स को बता दूं कि 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब 1% होता है, तो 80 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.8% की कमी की गई है। अब आते हैं बैंकिंग पर। RBI ने FY27 के फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल से जून के लिए स्टेट मार्केट बोरोइंग्स का इंडिकेटिव कैलेंडर रिलीज किया है।
इसके अकॉर्डिंग टोटल रुपीस 2.54 लाख करोड़ का फंड रेज प्रोजेक्ट किया गया है। ये फंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स यानी SDLs के थ्रू रेज किया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अमाउंट मार्केट एक्सपेक्टेशंस जो कि 2.75 से 3 ट्रिलियन थी उससे कम है और पिछले साल इसी पीरियड के टारगेट रुपीस 2.73 ट्रिलियन से भी कम है। इसमें एक पायलट ग्रुप बनाया गया है जिसमें 9 राज्य शामिल हैं। ये स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये 9 स्टेट्स मिलकर नए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS फ्रेमवर्क के अंडर 1.53 लाख करोड़ रुपीस रेज करेंगे। बाकी के बचे हुए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ट्रेडिशनल मेथड से 1.01 लाख करोड़ रुपीस रेज करेंगे। इतने सारे स्टेट्स के नाम एक सांस में बोलना तो किसी टंग ट्विस्टर से कम नहीं था। अब इंटरनेशनल न्यूज पर चलते हैं। मंगोलिया में नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। जी हाँ, मंगोलिया की पार्लियामेंट जिसे स्टेट ग्रेट खुराल कहते हैं, उसने उचरल न्याम ओसोर को नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है और इन्होंने जैंडन शातर गोम्बोजाव को सक्सीड किया है। दोनों नाम काफी यूनिक हैं। स्पेलिंग ध्यान से देख लेना दोस्तों। अब आते हैं डिफेंस न्यूज पर। PLR सिस्टम्स ने इंडियन आर्मी को 2000 नेगेव 7.62 X51 MN लाइट मशीन गन्स यानी LMGs का पहला बैच डिलीवर कर दिया है। ये PLR सिस्टम्स दरअसल अडानी ग्रुप और इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज यानी IWI का एक जॉइंट वेंचर है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये डिलीवरी शेड्यूल से 11 महीने पहले ही हो गई है। ये डिलीवरी एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जो अगस्त 2024 में साइन हुआ था, जिसमें टोटल 41,000 यूनिट्स डिलीवर होनी है ताकि इन्फेंट्री की फायर पावर को मॉडर्नाइज किया जा सके। ये LMGs मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित अडानी स्मॉल आर्म्स कॉम्प्लेक्स में मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। ये इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटी है जो इतने बड़े स्केल पर स्मॉल आर्म्स प्रोड्यूस कर रही है। चलिए बिजनेस सेक्शन देखते हैं। एयर इंडिया ने सेंट्रल एशिया के साथ एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उज़्बेकिस्तान एयरवेज के साथ एक नई कोड शेयर पार्टनरशिप अनाउंस की है। ये कोड शेयर क्या होता है यार? बहुत सिंपल है। कोड शेयर एग्रीमेंट में 2 एयरलाइंस मिलकर काम करती हैं। जैसे अब एयर इंडिया अपने AI डेजिग्नेटर कोड को उज़्बेकिस्तान एयरवेज की फ्लाइट्स पर लगा सकेगी। मतलब टिकट एयर इंडिया बेचेगी पर फ्लाइट उज़्बेकिस्तान एयरवेज की होगी। अरे वाह, ये तो बहुत कन्वीनियंट है। ये सर्विस मार्च 2026 से शुरू होगी। इसमें मेजर इंडियन सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई और गोवा से ताशकंद के लिए की राउट्स कवर होंगे। गोवा वाला राउट सीजनल रहेगा। एयर इंडिया के बारे में थोड़ा स्टैटिक फैक्ट्स जान लेते हैं। इसके CEO और MD हैं कैम्पबेल विल्सन। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये 1932 में एस्टैब्लिश हुई थी। साइंस की दुनिया से भी एक इंटरेस्टिंग खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कोची में स्थित सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी के भावा सागर रेफरल सेंटर को डेजिग्नेट किया है। हाँ, इसे इंडिया के पहले नेशनल रेपोजिटरी फॉर डीप सी फौना के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। ये सेंटर साइंटिफिक यूज के लिए बायोलॉजिकल सैंपल्स और DNA सीक्वेंसेस को प्रिजर्व करेगा। इसके अलावा इंडियन वाटर्स में जो भी नई डीप सी स्पीशीज डिस्कवर होंगी, उनके टाइप स्पेसिमेंट्स का ये ऑफिशियल कस्टोडियन भी होगा। ये इनिशिएटिव UN डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 2021 से 2030 तक है, के साथ अलाइन करता है और डीप सी टैक्सोनॉमी एक्सपर्टीज को प्रमोट करेगा। एक और साइंस न्यूज। इसरो ने लेह लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड टेरेन में मिशन मित्रा लॉन्च किया है। ये मिशन 3500 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर कंडक्ट किया गया। यहाँ मित्रा का फुल फॉर्म है मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेट्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसमें इसरो, इंडियन एयरफोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन यानी IAM और एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप प्रोटोप्लैनेट शामिल है। इस मिशन में फैसिलिटी और प्रोटोकॉल्स को प्रोटोप्लैनेट ही मैनेज कर रहा है। अब एक स्टेट न्यूज देख लेते हैं। मेघालय गवर्नमेंट ने स्टारलिंक इंडिया के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI साइन किया है। इसका मकसद स्टेट के रिमोट एरियाज में हाई स्पीड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करना है। और स्टूडेंट्स नोट कर लें कि गुजरात और महाराष्ट्र के बाद स्टारलिंक इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने वाला मेघालय तीसरा इंडियन स्टेट बन गया है। फाइनली बुक्स एंड ऑथर्स से एक अपडेट। RT चारी ने अ रोड वेल ट्रैवल्ड नाम की ऑटोबायोग्राफी का अपडेटेड एडिशन रिलीज किया है। ये ऑटोबायोग्राफी RK राघवन ने लिखी है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं।
इसकी इनॉग्रल कॉपी नंदिनी आज़ाद ने रिसीव की, जो इंडियन कोऑपरेटिव नेटवर्क फॉर वुमेन की प्रेसिडेंट है। ये बुक सबसे पहले 2020 में वेस्टलैंड पब्लिकेशंस ने पब्लिश की थी और अब इसे क्रिएटिव वर्कशॉप ने री इशू किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपको आज की न्यूज़ कितनी याद हुई है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर जरूर आएं। बिल्कुल, वहाँ रोज रात 8 बजे उसी दिन के करंट अफेयर्स का क्विज होता है। हम इसे इंडियन प्रीमियर लीग फॉर करंट अफेयर्स कहते हैं। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और महीने के अंत तक स्कोर्स काउंट किए जाते हैं। जो विनर्स होते हैं उन्हें बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो अपनी तैयारी को टेस्ट करने और इनाम जीतने का ये मौका बिल्कुल मत छोड़ना। टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। खूब पढ़ाई करें, मस्त रहें और हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय, टेक केयर।